वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड। आज हम थोड़ी जानकारी शेयर करेंगे इंडियन एनिमल काऊ ब्रीड और एक्जोटिक ब्रीड के बारे में। हालांकि कैटल ब्रीड में अभी होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी रेड सिंधी काऊ काफ़ी शहरों में पाली जाती है, पॉपुलर है। लेकिन ज़्यादातर तो हमारे राजस्थान में प्रदेश में देसी नस्ल ही ज़्यादा पाली जाती है। ओरिजिनल भारतीय नस्ल जो है अपने राजस्थान में गिर है, थारपारकर है, कई जगह हरियाणा नस्ल भी है। साहिवाल मिलिट्री डेयरी फार्म पे या डेवलप्ड डेयरी फार्म पे है। लेकिन पॉपुलर जो है रूरल एरिया में सर्वे में पाया गया है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल ज़्यादा हैं, यानी ऐसी गायें या बच्चियाँ ज़्यादा है जो नॉन डिस्क्रिप्टिव है, ब्लड मिक्स हो गया है। ये किसी भी नर के साथ उसका संयोग कराने से उसके करेक्टर का ध्यान नहीं रखा जाता, ट्रेट्स का ध्यान नहीं रखा जाता। इसकी वजह से नॉन डिस्क्रिप्टिव एनिमल हैं। अब उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, ज़्यादा चारा खाते हैं, दाना खाते हैं, उस अनुपात में दूध उत्पादन कम है। अगर नस्ल गिर है या साहिवाल है या हरियाणा है तो ये प्योर ब्लड है। अगर प्योर ब्रीड है या प्योर ब्लड है तो निश्चित रूप से आप जो चारा दाना खिलाएंगे उससे अधिक मात्रा में ही दूध देगी। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव के बजाय जो नस्ल है अपनी लोकल एरिया की, थारपारकर जैसे बहुत बढ़िया नस्ल है, ये बीकानेर जैसलमेर में पाली जाती है। इसका दही बहुत अच्छा बनता है और जिस रेशो में ये चारा दाना खाती है उस रेशो में दूध उत्पादन भी इसका अच्छा है। अगर विदेशी नस्ल की हम बात करते हैं तो जर्सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन है। इसका बॉडी ठंडे प्रदेश की नस्ल होने से गर्मी के दिनों में ये बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन घट जाता है। इसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ये क्रॉस ब्रीड इसके निकाले गए हैं लेकिन इसके परिणाम बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। अभी डिस्कशन का पॉइंट कहीं A1 A2 मिल्क भी चल रहा है। इसके कई रिपल्सिव रिजल्ट जो है अभी आने बाकी हैं। क्या इसका असर पड़ता है इन्फेंट में या पब्लिक में, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन वर्तमान में यही है कि जिस जलवायु एटमॉस्फेयर में जो एनिमल अच्छी तरह सर्वाइव करता है उसी को ही पालने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। विदेशी नस्ल का दूध उत्पादन ज़्यादा हो सकता है लेकिन उसके मेंटेनेंस भी ज़्यादा करना पड़ता है। उसके लिए आवास की व्यवस्था, चारादाने की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में इस नस्ल के लिए आपको मैनेजमेंट भी विशेष देखना पड़ता है, जबकि देसी नस्ल अपने आराम से नॉर्मल मैनेजमेंट में भी सर्वाइव कर जाती है। वसा की मात्रा भी बहुत कम होती है। एक जो जर्सी के अंदर बहुत कम मात्रा में वसा पाई जाती है, होलिस्टीन फ्रीजियन में और भी कम वसा 3% के आसपास वसा होती है। तो ऐसे में ऐसे पशुपालक जो घी या दूध के लिए या मतलब डेयरी जो प्लांट चलते हैं वहाँ दूध का जो भाव है वो फैट परसेंटेज से ही मिलता है। तो फार्मर को जैसे दूध अगर बेचेगा और उसको फैट परसेंटेज 1.5 से 2%, 3% आ रही है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। वो बहुत कम पैसा उसको मिलेगा। वो अगर वो पशुपालक चारा दाना खरीद के अगर पशु पालता है तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो केवल एग्रीकल्चर के बाय प्रोडक्ट होते हैं, उन बाय प्रोडक्ट के ही बचा हुआ चारा दाना या फसलों के जो रेजिड्यूल हैं उनको बच जाने की वजह से उसका चारे की कॉस्ट कम हो जाती है, तो पशु सर्वाइव करते हैं। एक्जोटिक ब्रीड को हरा चारा ज़रूर देना पड़ता है, दाना भी उसको अवश्य देना पड़ता है, नमक और कई खनिज लवण देने पड़ते हैं।
देसी नस्ल में ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल वे में कहीं ब्रीड सूखे चारे के और दाने के आधार पर चल जाती है, हरा चारा देंगे तो भी उत्पादन और भी अच्छा बढ़ेगा। जितनी मात्रा में आप एक्जोटिक ब्रीड को चारा दाना देते हैं या मैनेजमेंट करते हैं, उससे कम मात्रा में चारा दाना और मैनेजमेंट की परिस्थिति में भी आप देसी नस्ल से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए देसी नस्लों को पालना एक फ़ायदे का सौदा है। थैंक यू वेरी मच।